हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं, इट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स पीपल के द्वारा किया गया रिवॉल्यूशन है, जो कि 1848 में स्टार्ट होता है। यानी रिवॉल्यूशन 1848 बाय किसके द्वारा? लिबरल्स। ठीक है, तो इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो मैंने आपको जस्ट बता दिया था कि 1830s के बाद से ही धीरे धीरे कई ऐसे रीजन थे, कई ऐसे इलाके थे जहां पर रिवॉल्यूशन बाय पीजेंट वर्कर्स एंड अदर पीपल्स परफॉर्म किए जा रहे थे अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ डिस्पोटिक किंग्स। ठीक है, लेकिन इस चीज में बहुत तेजी से जो बदलाव आया वो कब आया? 1848 के समय में आता है। ये 1848 का जो रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें न सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में बल्कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में भी बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं जो हमें देखने को मिला। ठीक है, पुराने समय की जो सोच थी, जो राजा का जो जिस तरीके से अपना मोनार्च अपने किंगडम को चलाता था, अपनी पावर का यूज करता था, मिसयूज करता था, अब उनको भी इस बात से का रियलाइज होने लगा कि अगर उनको बेहतर तरीके से रूल करना है तो वो किसी न किसी तरीके के नए सिस्टम को फॉलो करेंगे या करना पड़ेगा, जिससे पीपल उनके अगेंस्ट में या मिडिल क्लासेस के पीपल उनके अगेंस्ट में ज्यादा रिवॉल्यूशन न कर पाए और उनको अपने पावर को होल्ड करने का बराबर मौका बना ले। तो इसी उद्देश्य के साथ ही अगर देखें तो स्टार्टिंग के समय में फ्रांस में तो जो गतिविधि चल रही थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया। ये इतना बड़े पैमाने पर रिवॉल्यूशन हुआ कि 1830s के रिवॉल्यूशन के बाद अगर हम देखें तो फ्रांस के अंतर्गत जिस राजा को लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया था, ये रिवॉल्यूशन इतने बड़े पैमाने पे 1848 का था कि राजा को भी अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसको भी अपने पोस्ट को छोड़ करके भागना पड़ा। और जितने भी उस समय के जैसे जर्मनी, हैब्सबर्ग एम्पायर, इटली, पोलैंड, ये सारे एम्पायर की जो अस्तित्व था, इनका जो पोजीशन था वो एज अ इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। लेकिन फिर भी फ्रांस और वेस्टर्न साइड के यूरोप के नेशंस में जितने भी रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, जितने भी क्रांतिकारी कदम हो रहे थे, उनसे ये इंस्पायर्ड थे और ये डिमांड करने लगे अपने रूलर्स से कि वो उनको नेशनलिज्म इस्टेब्लिश करना है विथ अ नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्र को एकीकृत करना है, यूनिफिकेशन करना है। यानी जो मतलब जर्मनी को ही ले लीजिए या इटली को ले लीजिए, यानी जो इटली या हैब्सबर्ग एम्पायर छोटे छोटे भागों में बटा था, सेम आइडेंटिटी रखने वाले जितने भी पीपल थे अलग अलग स्थानों में जो बट गए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था पोलैंड का, तो पोलैंड पर प्रशिया ने भी अपना कब्जा किया था कुछ इलाकों पर, कुछ पर ऑस्ट्रिया ने और कुछ पे रशिया ने। तो पोलैंड के भी लोगों ने अपने रूलर से ये डिमांड किया, दे वांट नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म को चाहते हैं और नेशनल यूनिफिकेशन की प्रोसेस को उन्होंने नेशनलिज्म से जोड़ दिया। मीन्स कि जो इलाके दूसरे इलाकों में हैं, यानी कुछ ऑस्ट्रिया के, कुछ प्रशिया के, कुछ रशिया के, ये यूनिफाइड हो जाए, एक इकट्ठा हो जाए, एक एम्पायर बन जाए और इकट्ठा होने के बाद इन चीजों में क्या आनी चाहिए? नेशनलिज्म आना चाहिए, जिससे इंडिपेंडेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट स्टैब्लिश की जा सके। ठीक है, तो ऐसा डिमांड होने लगा कहां पर? इन द सेंट्रल यूरोप एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, तो इस तरीके की सारी बातें होने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप क्या निकला? 18 मई 1848 में एक घटना घटती है। क्या होता है कि जर्मनी के अंतर्गत जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए इकट्ठा, क्योंकि जर्मनी भी उस समय कई भागों में बटा था, तो जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए, यूनिफिकेशन के लिए, और उसमें जो नेशनलिज्म की डिमांड चल रही थी, जिससे उस कंट्री को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट के रूप में घोषित किया जाए, इसके उद्देश्य से 18 मई 1848 में एक नई असेंबली बनाई जाती है। ठीक है, जर्मन
जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाती है कहां पर? एक शहर में जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में एक असेंबली बनाई जाती है। वहां पे एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल। ठीक है, तो जर्मनी के सेंट पॉल, जर्मनी प्रेजेंट टाइम के जर्मनी में, क्योंकि उस समय जर्मनी नाम नहीं था। ठीक है, जिस समय की मैं ये बात बता रहा हूं 1848 के, उस समय जर्मनी नाम का कोई एम्पायर या कोई कंट्री नहीं थी। तो जर्मनी के नाम से एम्पायर खड़ा करने के लिए, यानी जर्मनी को जो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको यूनिफाइड करके एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में बनाने के लिए ही उद्देश्य से उसके फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल नाम के चर्च में एक नई जर्मन नेशनल असेंबली की घोषणा होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 831 ऐसे मेंबर्स थे जो इस दिन इकट्ठा हुए सेंट पॉल चर्च में, और वो लीडरशिप एक्सेप्ट कर लिए कि वो अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो जर्मनी को यूनिफाइड ही करेगा, बल्कि जो राजा होगा वो भी आएगा अंडर कंट्रोल अंडर द पार्लियामेंट। मीन्स वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की घोषणा कर दिए कि वो क्या करेंगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन करेगा, और साथ ही साथ जर्मनी का लीडरशिप एक ऐसे मोनार्च के हाथ में सौंपी जाएगी विच दैट विल कम अंडर द पार्लियामेंट, जो अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, जो पार्लियामेंट के अंडर में ही आएगा। अच्छा, ये सारी व्यवस्थाएं फ्रांस में और ईस्टर्न यूरोप में पहले ही हो चुकी थी 1815 के आसपास। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप सेम यही प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची वाली व्यवस्थाओं को देख चुके थे जो 1848 में जर्मनी के अंतर्गत परफॉर्म की जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। ठीक है, तो इस 831 मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट जर्मन नेशनल असेंबली, या इसको पार्लियामेंट भी कह देते हैं, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट सेंट पॉल में चर्च में थी, सेंट पॉल चर्च में थी। तो ये सेंट पॉल चर्च में स्थित फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी, उसके 831 मेंबर्स ने क्या किया, प्रशिया के राजा जिसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को लीडरशिप सौंपने का काम किया। ठीक है, लेकिन प्रशिया के इस राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने क्या किया, लीडरशिप इन रिवोल्यूशनरी या लिबरल्स की डिमांड को मानने से मना कर दिया। वो इनकी डिमांड को ठुकरा दिया कि मैं आपकी लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और जाकर के मिल गया उन राजाओं के साथ जो लिबरल्स के खिलाफ अपने रिवोल्यूशन को कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इन लिबरल्स का, जो कह रहे थे कि ये क्या रिपब्लिक का फॉर्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जो इसके अगेंस्ट राजा थे उन्हीं राजाओं को ज्वाइन कर लिया ये राजा जिसका नाम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो ये जो सेंट पॉल चर्च के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, फिर वो क्या हो गया, उनको सामना करना पड़ा उन रिवॉल्यूशन का, उन विरोधों का सामना करना पड़ा जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ और ये जिसको ज्वाइन किए थे जो पुराने समय के रूलर थे, उनके रिवोल्ट को क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। अच्छा, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंतर्गत मिडिल क्लासेस के लोगों का ही ज्यादा कंट्रोल था, जिससे इन लोगों ने डिमांड ज्यादा फुलफिल करने की कोशिश की। किसकी? मिडिल क्लासेस की, जिससे जो वर्कर्स का ग्रुप था, पीजेंट्स का ग्रुप था या लोअर सेक्शंस का ग्रुप था, वो क्या हो गया, नाराज हो गया। और फिर क्या हो गया, उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका सपोर्ट था, वो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से उन लोगों ने वो वापस खींच लिया, जिससे इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को क्या करना पड़ा, बहुत बड़े पैमाने पर रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। एक तरफ रिवोल्ट तो उन राजाओं का था जो इसके अगेंस्ट बोल रहे थे, और दूसरी तरफ इनको सामना करना पड़ा आर्मी का, जो कि अकेले मिडिल क्लासेस के लिए झेलना पर्याप्त नहीं था, नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो पीपल थे लोअर सेक्शन से बिलोंग करते थे, वो अपना समर्थन वापस अपने आप को कर लिए थे। इस सेंट पॉल चर्च से उनका कोई मतलब नहीं रह गया था। इसी क्रम में क्या हो गया था कि अब जो नए राजा थे, ये सब जो राजा थे, ये समझ चुके थे कि वाकई अगर उनको लिबरल्स की पावर को या लिबरल्स को कंट्रोल करना है, मिडिल क्लासेस को कंट्रोल करना है, तो उनको क्या करना चाहिए कि 1815 और उसके आसपास के समय में जो ईस्टर्न साइड के यूरोप के कंट्रियों या नेशंस में
जो पॉलिसीज चल रही थी, अगर हम थोड़ा सा उसमें ढील दे दें, मीन्स पावर हम चलाएंगे, मोनार्च लोगों ने सोचा कि पावर हम चलाएंगे, लेकिन अगर पीपुल्स को कुछ छूट दे दी जाए, ठीक है, कि उनको कुछ एम्पायर जो चाहते हैं इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। इसी क्रम में हैब्सबर्ग एम्पायर क्या हो गया, फ्री हो गया, स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई, लैंड के रेंट को छोड़ दिया गया। तो जब मोनार्च अगर लिबरल हो जाएगा तो जो ओरिजिनली मिडिल क्लासेस के लिबरल हैं वो रिवोल्ट नहीं करेंगे, वो इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो गई और फाइनली क्या होता है, जब राजाओं ने मिलकर के, राजाओं का, मिलिट्री का और लोअर सेक्शन के रिवोल्ट का सामना करना पड़ा, तो सेंट पॉल चर्च के अंतर्गत जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी जर्मनी को इंडिपेंडेंट नेशन दिलाने के लिए और उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था, पार्लियामेंट्री व्यवस्था स्टैंड कराने के लिए, वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, फेल्योर हो जाती है और उसको फाइनली क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि 1848 में नेशन स्टेट की फीलिंग इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि लोग नेशनल यूनिफिकेशन को नेशनलिज्म से क्या कर दिए, जोड़ दिए, यानी नेशनलिज्म प्लस यूनिफिकेशन आपस में जुड़ गया। रिजल्ट ये निकला कि जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में 831 मेंबर्स के द्वारा जर्मन नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की जाती है। इन्होंने अपनी डिमांड को सौंपा फेडरिक विलियम फोर्थ को, लेकिन ये मना कर दिए, कहे भैया हम नहीं संभालेंगे, हम तो जाएंगे उन राजाओं के साथ जो कि तुम्हारे इस सिस्टम के क्या है, अगेंस्ट है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर लिया, ये समझ लिया कि वाकई अगर हम जनता को थोड़ा सा छूट दे दें, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट अगर दे दें, थोड़ा हम भी लिबरल हो जाए, ओपन हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, रिवोल्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो ये इन लोगों ने प्रयास किया और फाइनली एट लास्ट वाली बात मैंने बताया था कि इन लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हैब्सबर्ग एम्पायर फ्री हो गया, स्लेवरी वगैरह बंद हो गई और जितने भी लैंड के रेंट थे तो वो तमाम चीजों से मुक्ति आजादी मिल जाती, ठीक है। और फाइनली इस सेंट पॉल चर्च को, यानी इस पार्लियामेंट को इतना रिवोल्ट झेलना पड़ा आर्मी के द्वारा, इन कंबाइंड रूलर्स के द्वारा, मोनार्च के द्वारा, और लोअर सेक्शन के विरोध को इतना ज्यादा झेलना पड़ा कि ये फाइनली क्या हो गया, पार्लियामेंट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और ये क्या हो गए, टूट गए, ठीक है। तो ये बातें आपको हो गई, रिवॉल्यूशन आपका समाप्त हो गया। चूंकि अब क्या डिमांड उठने लगी थी यूनिफिकेशन की, तो यूनिफिकेशन की इस प्रोसेस में वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो ये तीन कंट्रियां हैं मुख्य रूप से हम देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इन तीनों कंट्रियों का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर के अंतिम तरफ बढ़ रहे हैं और एक दो क्लासेस में लगभग फिनिश जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जितना पढ़ा दिया गया इसको रीड आउट करिए। किताबों में सारी बातें एकदम स्पष्ट तरीके से लिखी हैं, लेकिन ईमानदारी से कंसंट्रेट होकर के पूरे चैप्टर को, ये पूरे सेक्शन को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।